हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम सिर्फ इंसान के नाम नहीं रहते बल्कि एक मिस्ट्री बन जाते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल किया, जिसने फेक आइडेंटिटीज बनाई, जिसने लोगों को अपनी बातों से बेवकूफ बनाया और जिसके नाम के साथ एक नाम और जुड़ गया, द सरपेंट। इसका मतलब आस्तीन का सांप। लेकिन चार्ल्स सोबराज की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन जिसके डिसीजंस ने उसको दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिमिनल्स में ला करके खड़ा कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चार्ल्स सोबराज की पूरी लाइफ की जर्नी, कि उन्होंने कैसे अपने जिंदगी में क्या क्या चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी में करी और कैसे करी। ये सारी कहानी आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी, सुनने के लिए मिलेंगी। चार्ल्स सोबराज का जन्म 1944 में हुआ। उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और छोटी सी एज में ही चार्ल्स सोबराज ने ऐसी दुनिया देखी जहां आइडेंटिटी और बिलोंगिंग का सवाल उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता था। एक बच्चा बहुत छोटी एज में जब अपनी आइडेंटिटी को लेकर के कंफ्यूज रहता है तो उसकी पर्सनैलिटी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। चार्ल्स के केस में भी उसकी पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल था, लोगों को ऑब्जर्व करना। वो बहुत कम एज से ही लोगों को ऑब्जर्व करना सीख गए थे। वो बचपन से ही नोटिस करते थे कि लोग आखिर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनका हाव भाव रहता है, कैसे वो बात करते हैं। वो सब कुछ जो कि एक इंसान के रिएक्शंस में उसके इनबिल्ड होता है, ये चीज चार्ल्स सोबराज ने बहुत कम एज से ही नोटिस करना सीख लिया था। कौन किस बात पे इन्फ्लुएंस होता है और कौन किस बात पे इम्प्रेस होता है, ये सारी चीजें वो हम लोगों के बीच में रहकर हमेशा ऑब्जर्व किया करते थे। टाइम के साथ चार्ल्स बड़े हुए और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी लाइफ में कई चीजें क्लियर होती चली गई कि उन्हें नॉर्मल रूल्स फॉलो करने का कोई शौक नहीं। वो हमेशा से अपने रूल खुद बनाने की कोशिश करते हैं। वो एक ऐसी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पैसा, ट्रैवल और फ्रीडम उनके लिए इम्पोर्टेंट बन गई। यूरोप के सिटीज में उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लेकिन इस जर्नी के साथ साथ उनकी जिंदगी में कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी शामिल होती चली गई। चार्ल्स सोबराज की सबसे फेमस क्वालिटीज में से एक क्वालिटी ये भी थी कि वो फेक आइडेंटिटीज बनाने में माहिर थे। चार्ल्स सोबराज की सबसे फेमस क्वालिटी में से एक क्वालिटीज ये थी आइडेंटिटी चेंज करना। उस वक्त टेक्नोलॉजी आज के जैसे नहीं थी, ना फेशियल रिकॉग्निशन था और ना ही इंस्टेंट डाटाबेस। एक आदमी अगर अपना नाम, कपड़े और बैकग्राउंड चेंज कर ले तो उसे उस टाइम में ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। चार्ल्स इसी वीकनेस का यूज करते थे। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इमेजेस अपनी खुद की क्रिएट करते थे, कहीं एक एजुकेटेड ट्रैवलर तो कहीं एक बिजनेसमैन और या तो कहीं एक नॉर्मल ट्रैवलर। बट उनकी एक सबसे फेमस आइडेंटिटी जो कि आज भी लोग उनको उसी आइडेंटिटी से पहचानते हैं, जो कि है जेम डीलर का। वो खुद कई नए लोगों से ट्रैवलिंग के टाइम पर खुद को जेम डीलर बताते थे। 1970s का टाइम था और दुनिया भर के ट्रैवलर्स एशिया की तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहे थे। यूरोप से लेकर के साउथ एशिया तक सबसे फेमस रूट था एक, जिसे हिप्पीज ट्रेल कहा जाता था। थाईलैंड, नेपाल और इंडिया जैसे कंट्रीज में दुनिया भर के ट्रैवलर्स मिला करते थे। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहाँ पे हर रोज नए ट्रैवलर्स मिला करते थे, नए लोग मिला करते थे और हर किसी का पास चेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। इसी दुनिया में चार्ल्स सोबराज का नाम धीरे धीरे सामने आने लगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि चार्ल्स सोबराज एक नॉर्मल क्रिमिनल की जैसे नहीं दिखते थे। वो एग्रेसिव इमेज नहीं क्रिएट करते थे। वो काम रहते थे, बात करना जानते थे और लोगों का ट्रस्ट जीतना जानते थे। लेकिन पुलिस के लिए एक प्रॉब्लम थी, जब भी कोई उसके करीब पहुंचता कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। 1970s का एशिया एक ऐसी जगह थी जहां से दुनिया भर के लोग नए नए एक्सपीरियंस के लिए आ रहे थे। यंग ट्रैवलर, बैकपैकर्स, एडवेंचर सीकर्स, सब एक नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन इसी क्राउड के बीच में एक ऐसा आदमी भी मूव कर रहा था जो दूसरों के सपने और उनके ट्रस्ट को अपने फायदे के लिए यूज करता था। चार्ल्स सोबराज को समझना बहुत ईजी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अलग अलग आइडेंटिटीज के कलेक्शंस थे। हर जगह एक नया इंट्रोडक्शन, एक नई पहचान, एक नई पर्सनैलिटी और एक नई कहानी। थाईलैंड में उसका नाम सबसे ज्यादा डिस्कस होने लगा। उस वक्त बैंकॉक एक इंटरनेशनल ट्रैवल हब था, दुनिया भर के टूरिस्ट आते थे और जब इतने सारे स्ट्रेंजर्स एक जगह पर मिलते थे तो सबकी रियल आइडेंटिटी, रियल पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चार्ल्स इसी एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे। वो लोगों से मिलते, उनके साथ टाइम स्पेंड करते और फिर उनका ट्रस्ट गेन करते। उसकी पर्सनैलिटी का एक सबसे डेंजरस पार्ट था जो कि पेशेंट। वो सब्र करना जानते थे, वो जल्दी नहीं करते थे, वो ऑब्जर्व करते थे लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें किस चीजों से अट्रैक्ट किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं कि किसी को भी मैनिपुलेशन करने का सबसे आसान तरीका है कि उसके इमोशंस को समझे जाए और चार्ल्स इसी स्किल का यूज करते थे।
लेकिन हर कहानी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से मिस्टेक्स होना शुरू होती है, और चार्ल्स के केस में भी ऐसा ही हुआ। अथॉरिटीज को डिफरेंट इंसिडेंट्स के बीच में कनेक्शंस दिखने लगे, अलग अलग कंट्री, अलग अलग लोग, मगर कुछ पैटर्न सेम, कुछ ऐसी गलतियां जो कि हर क्राइम में एक जैसी मिली। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऐसे आदमी को फाइंड करना जो बार बार अपनी आइडेंटिटीज को चेंज कर लेता है। उस वक्त पुलिस के पास भी आज के जैसे टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ना आज के जैसे डाटाबेस थे कि सिर्फ कुछ सुराखों से या किसी भी इंसान का पता लगा सके। एक कंट्री की इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्री पहुंचाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, और ये गैप क्रिमिनल्स के लिए एक एडवांटेज का रूप लेकर के आया। मीडिया ने चार्ल्स ओबराज को एक मिस्टीरियस फिगर के तौर पर पोर्ट्रे किया, एक इंटेलिजेंट क्रिमिनल और एक चार्मिंग पर्सनालिटी, एक ऐसा आदमी जो रूल्स को चैलेंज करता हो। लेकिन हेडलाइंस के पीछे भी एक और रियलिटी थी। हर क्राइम के पीछे रियल विक्टिम्स थे, रियल फैमिलीज थी और रियल कॉन्सिक्वेंसेस थे। चार्ल्स ओबराज की स्टोरी लोगों को इसीलिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि ये एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। कैसे कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट हो सकता है और फिर भी अपनी इंटेलिजेंस को एक डिस्ट्रक्टिव रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इंटेलिजेंस और कैरेक्टर्स दोनों ही अलग चीज है। एक स्ट्रॉन्ग माइंड अगर रॉन्ग चॉइसेस करे तो वही स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस बढ़ती गई, चार्ल्स के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती चली गई। अब वो सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं है, अब अथॉरिटीज भी उसके मूवमेंट को नोटिस कर रही है। एक इंटरनेशनल चेज स्टार्ट हो चुकी थी, हर नए क्लू, हर नए विटनेसेस और हर नई इन्वेस्टिगेशन चार्ल्स के मिस्ट्रीज के लेयर्स को धीरे धीरे ओपन कर रही है। लेकिन चार्ल्स ओबराज की कहानी का एक सबसे बड़ा चैप्टर अभी बाकी है, एक ऐसा चैप्टर जहाँ पर इंडिया के नाम भी इस स्टोरी में ऐड होता है, और जहाँ एक फौजी टीवी का सामना होता है एक ऐसे सिस्टम से जहां से बचना इतना इजी नहीं था। और गाइज वेट करिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। मिलते गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चार्ल्स ओबराज की आने वाली जिंदगी के और भी कुछ ऐसे गहरे राज हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। हमारे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए। ओके गाइज, मिलते हैं फिर।